हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु लॉ। तो आज हम फिर आ गए हैं अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रैपिड रिवीजन पार्ट 2 में। लास्ट क्लास में हमने कवर किया कि प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल के टाइप्स, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स। आज हम कवर करने वाले हैं कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसेंट, फ्री कंसेंट एंड वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट और जितने भी टॉपिक कवर हो सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब आप जैसे बोर्ड में पीछे लिखा देख सकते हो कि मैंने कंसीडरेशन के कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कंसीडरेशन क्या होता है, तो मान लीजिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या आप काम वो फ्री करने के लिए कर रहे हो? जैसे ए ने बी को कुछ खरीदने या बेचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके लिए आपको उसको मूल्य तो चाहिए ना, दोनों पार्टीज को कोई मूल्य तो चाहिए। तो ये जो बीच का जो मूल्य होता है उसी को हम बोलते हैं प्रतिफल, कंसीडरेशन। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अगर आप बेयर एक्ट में खोलते हो तो आपको सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में कंसीडरेशन की डेफिनेशन दी गई है और चैप्टर नंबर 4, अगर आप बुक रेफर कर रहे हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चैप्टर नंबर 4 में प्रतिफल की डेफिनेशन और पूरा चैप्टर दिया गया। चलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो मैं आपको प्रतिफल की परिभाषा पढ़ के बताती हूँ, आप अपने अपने बुक में देखिए। इसमें लिखा हुआ है, जब एक प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर प्रतिज्ञा ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई बात करने या करने से प्रतिवृत्त रहा है या करता है या करने से प्रतिवृत्त रहता है या करने से प्रतिवृत्त रहने की प्रतिज्ञा करता है, तब ऐसा कार्य या प्रतिज्ञा उस प्रतिज्ञा के लिए प्रतिफल कहलाती है। इंग्लिश वाले, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or absistence from promise is called a consideration for the promisee। क्या हुआ, नहीं आया ना समझ में? इसी का पॉइंट को हमने डेफिनेशन को तोड़ के हमने इसको पॉइंट में लिखा है। चलिए कुछ इसके पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले बोलता है प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर कंसीडरेशन क्या है, क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में प्रपोजल पढ़ा था। प्रपोजल की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसमें लिखा था कि कोई प्रपोजल जो प्रॉमिसर की डिजायर पर होता है, प्रॉमिसर की डिजायर, की पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर आपको की पॉइंट्स याद है तो आप अपना 80% क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ए ने बी को एक पेन 10 रुपए में बेचने का प्रपोजल दिया। ये जो 10 रुपए है, ये जो 10 रुपए है, ये प्रॉमिसर की डिजायर है। ठीक है, जैसे ए ने बी को, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊंगी, ए ने बी को 10 रुपए में पेन बेचने का एक प्रपोजल दिया। तो पेन बेचना 10 रुपए में, ये प्रॉमिसर की डिजायर है। तो ये तो हो गया पेन बेचना 10 रुपए में, 10 रुपए मिलेंगे तो प्रॉमिसर को तो कंसीडरेशन मिल गया। पर प्रॉमिसी का कंसीडरेशन क्या है? प्रॉमिसी का कंसीडरेशन है पेन खरीदना। जैसे हमको पेन चाहिए, हमने एक शॉपकीपर को पेन दिया, पैसे दिए, उनको पैसे देना, उनके पास पैसे मिलना उनका कंसीडरेशन और हमारे पास पेन मिलना हमारा कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन आप समझ गए। इसी के साथ इसमें पहला पॉइंट है प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि जो भी कंसीडरेशन होगा वो प्रॉमिसर की डिजायर का होगा। इसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आता है दुर्गा प्रसाद बलदेव जी वर्सेस बलदेव, हम उसको बाद में समझेंगे, पहले हम थोड़ी इसके पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, सेकेंड, डेफिनेशन को तोड़ के जो हमने सेकेंड पॉइंट निकाला वो है प्रतिज्ञा ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति, प्रॉमिसी ऑफ एनी अदर पर्सन। मैं आपको बोल रही हूँ दोनों लैंग्वेज में, हो सकता है कि मेरे बोर्ड में लाइट का रिफ्लेक्शन हो तो आपको समझ नहीं आए क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोलती जा रही हूँ। आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है प्रतिज्ञा ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति, प्रॉमिसी ऑफ एनी अदर पर्सन। तो क्या बात आती है कि कंसीडरेशन प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में ही होगा कि कोई थर्ड पर्सन इंक्लूड नहीं हो सकता? तो डेफिनेशन में एक पॉइंट निकल कर आया है कि कोई प्रतिज्ञा ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति भी प्रॉमिसर कंसीडरेशन दे सकता है। इसको हम समझेंगे कि अन्य कोई व्यक्ति कैसे कोई कंसीडरेशन दे सकता है। ठीक है, तो जब हम इस पॉइंट को डील करेंगे तो इसमें कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे जिससे आपको क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट जो डेफिनेशन से निकल के आता है वो होता है
या करता है या करने से प्रतिवृत्त रहता है। डज और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। हम सोचते हैं कि सिर्फ करना करना ही कंसिडरेशन है क्या? नहीं, करना और या नहीं भी करो उस चीज को भी हम कंसिडरेशन मानते हैं। मान लो किसी को रोक लिया कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुमको ये देंगे, तो हुआ ना। अगर वो और एक प्रपोजल आता है कि अगर आप ये काम कर दोगे तो हम आपको ये प्रतिफल देंगे, अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको ये प्रतिफल देंगे। तो आप समझे, कुछ करता है या करने से प्रतिवृत्त रहता है, डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है या करने या करने से प्रतिवृत्त रहने की प्रतिज्ञा करता है, प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रॉमिस वर्ड को ध्यान रखिएगा, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D की कंसीडरेशन में जो कंसीडरेशन में वर्ड यूज हुआ है प्रॉमिस, वचन, अगर कोई आपने वचन दिया है तो इसको भी प्रतिफल माना गया है। तो वचन कैसे प्रतिफल माना जाता है इसको हम उसमें डील करते हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं पहला पॉइंट, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। आई होप आपने लिख लिया हो, नहीं लिखा हो तो आप वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा कंसीडरेशन क्या होता है और कंसीडरेशन को हमने जो कंसीडरेशन की डेफिनेशन थी उसको तोड़ के पॉइंट लिखा, ठीक है। अब जैसे कि आपने पहला समझ लिया, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, हमेशा जो कंसीडरेशन होता है वो जिसने प्रपोजल दिया है उसकी डिजायर पर होगा, ठीक है। इसमें एक बहुत फेमस केस आता है, आप लिख सकते हो, सेमेस्टर में आ जाता है, दुर्गा प्रसाद। आप लिख सकते हो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ये है अपना इसका AIR जो है वो है 1880। मैंने एक क्लास में आपको जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट का व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट समझाया था उसमें मैंने आपको AIR ऑल इंडिया रैंक बुक से कैसे सर्च किया जाता है मैंने उसमें बताया था। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1880 का केस था। क्या था इस केस में? जैसे कि मैंने बोला आपको लैंडमार्क जजमेंट के लिए मैं जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, पर इस वीडियो में आपको इसको समझा देती हूँ क्या होता है। दुर्गा प्रसाद क्या, इसमें वादी ने, ये है वादी, ये है प्रतिवादी। वादी प्रतिवादी क्या है इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया है, आप देख सकते हो। इस केस में क्या हुआ था, जो वादी है ना उसने कलेक्टर की इच्छा पर, उसने उस जिले के कलेक्टर की इच्छा पर, जिले के कलेक्टर की इच्छा पर एक मार्केट बनाया, ठीक है। मार्केट बनाया होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर जो उनको परमिशन मिल जाती है फिर वहां मार्केट बना देते हैं। तो बलदेव दुर्गा प्रसाद ने जिले के जो कलेक्टर थे उनकी इच्छा पर एक मार्केट बनाया, ठीक है। जब मार्केट बन गया तो डिफेंडेंट बलदेव था, उसने उस मार्केट में कुछ शॉप ली और बोला उस शॉप का मंथली जो पैसा होगा वो दुर्गा प्रसाद को देता जाएगा। अब जितना देना हो वो देता जाएगा, उनका डिसाइडेड था, ठीक है। कुछ महीने तक बलदेव ने दुर्गा प्रसाद को रेंट दिया, ठीक है। बाद में कुछ महीने बाद बलदेव ने दुर्गा प्रसाद को रेंट देना बंद कर दिया। दुर्गा प्रसाद चला गया कोर्ट ये बोलते हुए कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें जो कंसीडरेशन डिसाइड हुआ था वो कंसीडरेशन दिया ही नहीं गया। क्वेश्चन बनता है कि क्या ऐसा जो मार्केट बना था, मार्केट के टाइम पर क्या प्रतिवादी उस टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्ट में अस्तित्व में था? तो जजमेंट आया कि नहीं। जब दुर्गा प्रसाद ने कोई मार्केट बनाया तो मार्केट बनाना दुर्गा प्रसाद की विल पे नहीं था। उस टाइम कलेक्टर ने बोला कि मार्केट बनाओ, तब जाके वो मार्केट बना। यहाँ डिजायर दुर्गा प्रसाद तो की थी ही नहीं। तो जब डिजायर दुर्गा प्रसाद की नहीं थी तो आप कैसे बोल सकते हो कि कंसीडरेशन कंटिन्यू हुआ? तो इस केस में यही बोला गया था। न्यायालय ने कुछ वर्डिक्ट दिए, आप लिख सकते हो कि इस दावे को कहकर खारिज कर दिया गया कि वादी ने बाजार जिले के कलेक्टर की इच्छा पर बनवाया था और जब उसने यह कार्य किया था तब उसके मस्तिष्क में प्रतिवादी नहीं था, अतः प्रतिवादी से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो ये पूरा केस था। इसमें मेन पॉइंट ये था कि जब जो मार्केट बना, मार्केट जो बना वो कलेक्टर की डिजायर पर बना, वहां दुर्गा प्रसाद की डिजायर नहीं थी। और हमने पढ़ा है कि जो डिजायर होती है वो प्रोमिसर की होती है। तो इस वजह से प्रतिवादी
पैसे प्रतिफल देने के लिए लायबल नहीं था। आई होप आपको ये केस समझ आया होगा। आप इस पॉइंट पर ये केस रेफर कर सकते हो, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, और आप ये लिखोगे तो आपका आंसर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। सेकेंड आता है प्रतिग्रहिता या अन्य कोई व्यक्ति। प्रतिग्रहिता या अन्य कोई व्यक्ति, प्रोमिसी ऑफ एनी अदर पर्सन। क्वेश्चन आता है कि कैसे होता है, मतलब कंसिडरेशन कोई अदर पर्सन कैसे दे सकता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। आप ये लिख सकते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोमिसी और अदर एनी पर्सन प्रोमिस कंसिडरेशन दे सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए जो फादर है, उन्होंने बी टीचर से बोला कि मेरे बच्चे को कोचिंग पढ़ाओ, इसके बदले मैं आपको 10,000 रुपए साल के दूंगा। जो भी आप रकम चाहो वो कर सकते हो। यहाँ ए ने बी से बोला कि आप मेरे बच्चे को कोचिंग पढ़ाओ, इसके बदले मैं आपको 10,000 दूंगा। तो अब जो एक्शन हो रहा है वो इन दोनों के बीच में हो रहा है ना, पर कंसिडरेशन तो कोई थर्ड पर्सन दे रहा है ना। तो यही होता है, जहां आपके बिहाफ में कोई अदर व्यक्ति कंसिडरेशन दे सकता है, तो ये वही पॉइंट बोलता है कि कोई प्रतिग्रहिता या तो सी दे दे या उसके बिहाफ में कोई अन्य व्यक्ति कंसिडरेशन दे दे। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये केस समझ आ गया होगा। एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी ये पॉइंट क्लियर आता है, उसको उठाया जाता है, केस आता है, आप चाहे लिख सकते हैं। ट्वेडल बनाम एडकिंसन का केस है, फेमस केस है। और वेंकट चिन्या बनाम वेंकट रमैया, आप इस केस को इस पॉइंट पे रेफर कर सकते हो। इसमें भी यही हुआ था कि ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी दी और ये लिख के बोला कि काफ़ी टाइम तक जो उस प्रॉपर्टी से जो पैसे आएंगे वो सी को देते जाना, उसका भरण पोषण उसको करते जाना। बी ने कुछ टाइम तक भरण पोषण किया, फिर रोक दिया ये बोल के कि सी की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है मेरे लिए। तो इसमें बोला गया कि ए जब पहले से ही अपनी विल बना के गए थे और उसमें आपको कंसिडरेशन वहाँ फिक्स कर दिया गया, तो थर्ड पर्सन के द्वारा भी कंसिडरेशन मैटर करता है। आप चाहो तो इस पॉइंट सेकेंड पॉइंट के लिए केस लिख सकते हो, वेंकट चिनैया बना वर्सेस वेंकट रमैया। ठीक है, ये 1881 का केस है। सेकेंड पॉइंट में आप इस केस को रेफर कर सकते हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट जो डेफिनेशन से निकल के आता है वो आता है या तो करता है या करने से प्रतिवृत्त रहता है, डज और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो इससे समझ आ रहा है या तो करता है या करने से प्रतिवृत्त मतलब रोकता है। तो हमने बताया ए ने बी से एक प्रपोजल किया कि अगर तुम 1 महीने तक मेरी शॉप के सामने कोई शॉप नहीं लगाओगे तो मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा। यहाँ ना करने के लिए वो कंसिडरेशन दे रहा है। ठीक है, तो आप सब उसके मीनिंग से समझ सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है। अब सेकेंड आता है या करने से प्रतिबद्ध रहने की प्रतिज्ञा करता है, प्रॉमिस को भी कंसिडरेशन माना गया है। बस ये समझ लीजिए, वचन को भी कंसिडरेशन माना गया है। ठीक है। अभी हम इसके आगे टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि वचन को कंसिडरेशन कैसे माना गया है। ठीक है। तो अगर आपने कोई कार्य करने के लिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आज मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और मैं वचन देता हूँ कि इतने टाइम बाद मैं आपको कुछ करवाने के लिए उसका मूल्य दूंगा, या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका मूल्य मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा, तो ये कंसीडर होता है। जहां आपका वचन भी आ जाता है तो वो कंसिडरेशन के रूप में होता है। आई होप आपने डेफिनेशन को तोड़ के समझ लिया होगा कि डेफिनेशन बोलता क्या है। तो अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे और इन पॉइंट्स को समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा हम स्पीड में इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि हमारा रैपिड रिवीजन है। अगर हम डीपली जाएंगे तो हमारे टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसमें ज़रूर आपका पॉइंट्स क्लियर कर लूँगी। एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी क्लियर कर लूँगी, जैसे एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, फिर हम उसमें एक फुल लेक्चर बनाएंगे। ठीक है। चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल के प्रकार। ठीक है। टाइप ऑफ कंसिडरेशन, देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये हमने
ये हमारे ब्रिटिश लॉ से रिलेटेड है, ब्रिटिश लॉ से लिया है। तो कुछ जो रूल्स हैं वो तो ब्रिटिश लॉ से सिमिलर है, पर कुछ जो रूल्स होते हैं वो ब्रिटिश लॉ के अगेंस्ट में होते हैं। जैसे 3 टाइप के, समझने के लिए 3 टाइप के कंसिडरेशन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप लिख सकते हो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इनके आप अगर बुक में ढूंढोगे तो आपको इनके वर्ड दूसरे मिलेंगे, जैसे कि फ्यूचर कंसिडरेशन को बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। ठीक है, आप लिख सकते हो, हिंदी में भी यही लिखते हैं, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी। ठीक है, EXECUTORY। फ्यूचर कंसिडरेशन को बोलते हैं, बुक में जो वर्ड यूज हुआ है वो है एग्जीक्यूटरी। और प्रेजेंट कंसिडरेशन को बोलते हैं एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एग्जीक्यूटेड। क्या होते हैं ये? अब आप पूछोगे मैम क्या पास्ट कंसिडरेशन को कुछ नहीं बोलते? तो सुनिए, ब्रिटिश लॉ, इंग्लैंड में जो भी ब्रिटिश लॉ में जो होता था, ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट में पास्ट कंसिडरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, वो पास्ट कंसिडरेशन को मानते ही नहीं है। पर हमारे इंडिया में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कंसिडरेशन को माना जाता है। अगर पेपर में आ गया टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन और अगर नहीं भी आया और आपको ये वर्ड नहीं लिखते आ रहे हैं एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, तो आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कंसिडरेशन के नाम से भी इसकी हेडिंग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसके मीनिंग्स पता होना चाहिए। अब क्या होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कंसिडरेशन? पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? जहां किसी व्यक्ति ने कोई कार्य पहले ही कर दिया था, जैसे ए का बैग गुम गया, ठीक है, और बी ने स्वेच्छा से उस बैग को ढूंढ लिया। ठीक है, जब बी ने उस बैग को ढूंढ के ए को दिया तो ए ने कुछ टाइम बाद ये बोला कि तुमने मेरा बैग ढूंढा था, इसलिए मैं आपको कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ आप समझिए, एक्ट पहले हो चुका, बैग गुमा और बी ने बैग ढूंढा, यहाँ एक्ट पहले हो चुका और कंसिडरेशन बाद में दिया गया, तो पास्ट कंसिडरेशन इसको बोलते हैं, जहां आपका एक्ट पहले हो चुका था और कंसिडरेशन आपने कुछ टाइम बाद दिया, तो ये होता है पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है? जहां तुरंत कार्य और तुरंत कंसिडरेशन हो। जैसे ऑटो, हमने ऑटो को बुलाया, ऑटो वाले से बोला कि आप मुझे यहाँ छोड़ दोगे, उन्होंने बैठाला और आपको उस डेस्टिनेशन में छोड़ा और आपने उसको तुरंत पैसे दिए। तो यहाँ आपने देखा एक्ट हुआ और एक्ट होने के तुरंत बाद आपने उसको कंसिडरेशन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ आप बोलोगे इन दोनों को क्या एक्ट, चलो पैसे तो कंसिडरेशन है, हमारा क्या कंसिडरेशन है? हमारा इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन तक जाना, हम तो यही चाहते थे ना कि इस स्थान से उस स्थान तक पहुंच जाए, तो हमारा यहाँ से वहां जाना हमारे लिए कंसिडरेशन है और उसको पैसे मिलना उसके लिए कंसिडरेशन है। समझ गया? कोई मूल्य, क्या मूल्य है ये समझ गया। अब होता है फ्यूचर, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या होता है? जहां आप एक्ट भी फ्यूचर में हो रहा है और आपको कंसिडरेशन भी फ्यूचर में होता है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, आपने कोई परचेस किया सामान, 3 दिन बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा और 3 दिन बाद ही आपका भविष्य में कोई कंसिडरेशन, आप पैसे चुकाओगे। तो जिस तरीके से हमने सोचा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 टाइप के कंसिडरेशन होते हैं। जो पास्ट कंसिडरेशन होता है वो इंग्लैंड ब्रिटिश लॉ में यूज नहीं हुआ है, वो नहीं मानते हैं, पर इंडियन लॉ में 3 टाइप के कंसिडरेशन होते हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। आई होप आप समझ गए होंगे, एग्जाम में आप लिख सकते हो, इनको एग्जाम्पल को भी कंसिडर कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि एक न्यू टॉपिक, एक न्यू पॉइंट आता है कि कंसिडरेशन होता कैसे है, मतलब कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड द कंसिडरेशन बी लाइक। आप हेडिंग डाल सकते हो, व्हाट शुड बी कंसिडरेशन बी लाइक, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए। तो इसके 2 पॉइंट आते हैं। पहला, प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं, प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्यूट। ठीक है, पर्याप्त होना,
पर्याप्त होना आवश्यक नहीं, क्या बोल रहे हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं? थ्री इडियट तो आप लोगों ने देखी होगी ना, बोलते हैं ना कहना क्या चाहते हो, तो कहना हम ये चाहते हैं कि पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए रितु मैम ने ये पेन 20,000 रुपये में खरीदा, मान लीजिए मैंने ये पेन 20,000 रुपये में खरीदा, अब मैं आपको ये पेन 10 रुपये में बेचना चाहती हूँ, तो कोई थर्ड पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मैम आपने तो ये पेन 20,000 रुपये में खरीदा, तो आप इसको 10,000 रुपये में क्यों बेचना चाहते हो, ये मेरा कॉल है, मुझे इसको 10 रुपये में बेचना। आप ये बोल के नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर सकते हो कि इसका प्रतिफल पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि प्रोमिसर की नज़र में ये पर्याप्त है, तो ये पॉइंट यही ही कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस बात से वॉइड नहीं हो जाएगा कि प्रतिफल पर्याप्त नहीं था। प्रतिफल बस ध्यान रखना है कि प्रतिफल प्रोमिसर के डिजायर में होना चाहिए। मेरा 20,000 का पेन हो चाहे 20 लाख का पेन हो, मैं जितने में बेचूं वो मेरी डिजायर है। आप थर्ड पर्सन या कोई अदर पर्सन ये नहीं बोलेगा कि नहीं इसकी वैल्यू तो इतनी ही होनी चाहिए थी इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आएगा, आप हेडिंग डालोगे कि प्रतिफल कैसा होना चाहिए, तो प्रतिफल में पहले आप डाल सकते हो कि जो कंसीडरेशन है वो पर्याप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि कंसीडरेशन रियल होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। देखिए मैं ये जितना पढ़ा रही हूँ ना, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना बहुत ही पर्याप्त है, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि ये भी रेफर कर लें वो भी रेफर कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बुक से जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर उस पॉइंट्स को भी आप प्रॉपरली कैप्चर कर लोगे और उसको अच्छे से याद कर लोगे तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। सेमेस्टर्स के लिए बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। क्या होता है रियल प्रतिफल क्या होता है? ए ने बी से बोला कि मैं तुमको 20,000 रुपये दे दूंगा या मैं तुमको अपनी पूरी जायदाद दे दूंगा, बस जाके तो मेरे लिए चांद उतारे तोड़ के लाओ। तो क्या चांद तारे तोड़ना वास्तविक है, रियल है? क्या कोई व्यक्ति तोड़ सकता है? रियल का वास्तविक का मतलब ऐसी चीज जो कोई इंसान अप्रोच कर पाए। मैं बोलूँगा मैं अपनी पूरी चीजें मैं तुमसे शादी कर लूंगी अगर तुम ताजमहल मेरे नाम कर दो, तो ये ऐसी चीज़ें जो रियल ही नहीं है, जो प्रॉपर वास्तविक ही नहीं है, जो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती, वो ऐसे पॉइंट कंसिडरेशन बन ही नहीं सकते। तो दो टॉपिक है कि पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है पर रियल होना आवश्यक है, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब अभी तो हमने पढ़ लिया कंसीडरेशन बहुत जरूरी है, कंसीडरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने एक प्रीवियस क्लास ली थी जिसमें मैंने बोला था संविदा के आवश्यक तत्व, आप देख सकते हो संविदा के आवश्यक तत्व, तो संविदा के आवश्यक तत्व में मैंने प्रतिफल जोड़ा था कि प्रतिफल होना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रतिफल नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रतिफल के कोई भी संविदा मान्य नहीं होती है, ठीक है। पर इसका एक एक्सेप्शन है, पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ सेक्शन 25 बेयर एक्ट में अगर आप देखोगे तो मिलेगा, सिर्फ एक ऐसा ही ये सेक्शन है जहां बताया गया है कि बिना प्रतिफल के भी क्या संविदा मान्य है। हाँ, तो बिना प्रतिफल के भी संविदा मान्य है। अगर आपसे कोई बोले कि प्रतिफल के बिना संविदा मान्य है तो जनरल रूल होगा नो, बिना प्रतिफल के संविदा वैध नहीं होती है। पर इसका एक अपवाद है, लॉ में बहुत लूप होल है जहां से डिफेंस चालू होते हैं, ठीक है। तो पेपर में बहुत हाई चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन का बनना कि क्या बिना प्रतिफल के भी कोई संविदा मान्य हो सकती है, क्या कंसीडरेशन होना हर कंडीशन में जरूरी है। तो ये अपवाद स्वरूप है। इसमें 3 पॉइंट आते हैं, आप अपवाद डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं सारे टॉपिक के अलग से सिर्फ सनॉप्सिस ही बताऊंगी, उस वीडियो बना सकते हो। उस वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखूंगी और क्वेश्चन में सनॉप्सिस कैसे लिखना है आपके मेन एग्जाम में वो मैं बता दूंगी। बहुत इजी है, उसमें बस आपको वहाँ देखना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और डिमांड के बाद आप क्या प्रेजेंट कर सकते हो, वो सब मैं बना दूंगी। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए, पहला अपवाद आएगा, हम अपवाद पढ़ रहे हैं प्रतिफल का
कि क्या बिना प्रतिफल के भी कंसिडरेशन मान्य है, तो जनरल रूल है नो, पर एक्सेप्शन है हाँ। सेक्शन नंबर 25 में ये बताया गया है। पहला आता है जहां प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह हो, प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह, इंग्लिश में लिख लीजिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, क्या होता है प्राकृतिक प्रेम तथा लव? देखिए, शादियों में हम दहेज देते हैं ना, उसको गिफ्ट का रूप दे देते हैं, वो दहेज पर हम उसको गिफ्ट का रूप दे देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई चीज बिना कंसिडरेशन के दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स क्लियर होना, कुछ स्टेप्स, कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन आती है कि ऐसा एग्रीमेंट लेख भर दो, ऐसा एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, लेखबद्ध, राइटिंग में हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इनमें से कोई भी एक की पॉइंट जो मैं लिखने वाली हूँ, अगर इनमें से एक भी कोई की पॉइंट या एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपका एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है यह रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है, रजिस्ट्रीकृत, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, यह रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, लिखित होना चाहिए, दोनों कंडीशन कंपलसरी है। तीसरी आती है यह प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह के कारण होना चाहिए, मतलब बीच में आप दोनों पार्टीज के बीच में ऐसा कोई रिलेशन हो, नेचुरल लव और अफेक्शन का, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिलेशन हो, प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह। रास्ते में चलते हुए आदमी को या चलते हुए इंसान को आप बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपवाद में ही ये पॉइंट रखा गया है कि ऐसा व्यक्ति में नेचुरल और लव अफेक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पक्षकारों का एक दूसरे से निकट संबंध हो, मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। आप ये समझिए, निकट संबंध, भाई बहन, पुत्र पुत्री, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, ये इस टाइप का। ठीक है, तो ऐसे निकट संबंध हो। अब आप देखिए, 4 कंडीशन बहुत कंपलसरी है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन निकलेगी, कोई भी शर्त फुलफिल नहीं होगी, आपका इस टॉपिक में, इस पॉइंट में आपका अपवाद फॉल नहीं करेगा। तो जैसे हमने समझा प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह, अपवाद 3 अपवाद हैं। पहला अपवाद ये है, इस अपवाद में 3-4 पॉइंट्स का होना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड होता है स्वेच्छा से किया गया, लिख सकते हैं आप, आई थिंक आपने लिख लिया होगा, मैंने बोला है, नहीं लिखा है तो आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा वीडियो, इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड आता है, सेकेंड लिखिए पॉइंट, स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति करने की प्रतिज्ञा, स्वेच्छा से, वॉलेंटियर वर्क, स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति करने की प्रतिज्ञा। इंग्लिश में लिख लीजिए प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन वॉलेंटरीली, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन वॉलेंट्री। देखो, स्वेच्छा से, मैंने खुद से कोई ऐसा कार्य कर दिया जहां आपने मुझे नहीं बोला, पर मैंने पहले ही कोई कार्य कर दिया। मान लीजिए आपका, मैंने एक क्वेश्चन, आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपका बैग गुम गया, मैंने ऑलरेडी वो बैग ढूंढ के आपको दे दिया, आपने नहीं मुझसे बोला था कि मेरा बैग ढूंढ दो, पर मैंने खुद से आपका बैग ढूंढ दिया। ठीक है, और बैग ढूंढने के बाद यहाँ मैंने कंसिडरेशन की डिमांड नहीं की थी, मैंने खुद से काम किया था, मैंने ये नहीं बोला था कि मैंने आपको मैंने ढूंढ के दिया है, आप मुझे पैसे दो, ये दो, वो दो, नहीं, क्योंकि आपने स्वेच्छा वर्ड पे हमेशा हाईलाइट रखना, स्वेच्छा से कोई कार्य पहले ही कर दिया था, आप चाहे वो दे दे या ना दे दे। तो अगर आपने कोई कार्य पहले ही स्वेच्छा से कर दिया गया हो तो ये बिना प्रतिफल के भी मान्य होगा। बाद में इसका रिवॉर्ड देगा नहीं देगा ये मैटर कर जाएगा उस पर्सन पे जो देना चाहता है। ठीक है,
आई थिंक आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ। पहला है कार्य पहले ही हो चुका जाना चाहिए था। इट मस्ट बी इसमें होगा द वर्क मस्ट हैव ऑलरेडी डन, कार्य पहले ही हो चुका जाना चाहिए था। सेकंड, यह स्वेच्छा से किया जाना चाहिए था। इट मस्ट बी डन वॉलेंटरी, ठीक है। थर्ड है, यह प्रतिज्ञाकर्ता के लिए किया जाना चाहिए था, और या ऐसा कोई कार्य होना चाहिए था जिसे करने के लिए प्रतिज्ञाकर्ता विधि के अंतर्गत बाध्य है, ठीक है। इट मस्ट बी डन फॉर प्रोमिसर और बी एन एक्ट विच द प्रोमिसर वॉज फाउंड टू अंडर लॉ, ठीक। नेक्स्ट है, जिस समय कार्य किया गया था उस समय प्रतिज्ञाकर्ता को जीवित होना चाहिए। और नेक्स्ट है, प्रतिज्ञाकर्ता को ऐसे किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिज्ञा की जानी चाहिए। तो जब आप बुक में देखोगे 5 पॉइंट्स बताए गए हुए हैं, वो 5 पॉइंट्स में एक ना एक पांचों का होना कंपलसरी है, तभी जाके आपके सेकंड में फॉल करेगा। अब थर्ड पॉइंट आता है, समय द्वारा वर्जित ऋण की, समय द्वारा वर्जित ऋण की देनगी या भुगतान के लिए प्रतिज्ञा, ठीक है। समय द्वारा देनगी या भुगतान के लिए मैं नॉर्मली समझाती हूँ कि जहाँ आप आगे पढ़ोगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट, वहाँ पे सारे काम कुछ ऐसे एक्ट दिए गए हैं, कुछ ऐसे ऑफेंस या वर्क दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जहाँ पर आपकी एक टाइम लिमिटेशन होता है, ठीक है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको वो परफॉर्म करना है। तो अगर मान लीजिए कोई समय निकल गया है, किसी व्यक्ति ने बोला कि 1 साल के अंदर मुझे ये पैसे रिटर्न कर देना, और 1 साल उसकी टाइम लिमिटेशन है, और व्यक्ति जिसको पैसे रिटर्न करना था वो रिटर्न नहीं कर पाया, तो ये अपवाद बताता है कि जिस व्यक्ति को पैसे देना चाहिए था, अगर उसने फिर से रिटर्न रजिस्टर्ड अभिस्वीकृति दे दी गई हो और उस पर्सन ने उस पैसे को स्वीकार कर लिया हो, तो यहाँ से फिर न्यू टाइम लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 3 तरीके से है, समय द्वारा वर्जित ऋण की देनगी, सेकेंड है स्वेच्छा से किया गया क्या, और पहला है प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह के कारण, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा, हमने कंसिडरेशन में 3-4 पॉइंट्स क्लियर किए, पॉइंट्स को कवर किए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि पेपर में आने के चांसेस है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि होता क्या है। संविदा की गुप्तता, आप समझ सकते हो संविदा की गुप्तता का पेपर। जैसे कि अभी हमने देखा कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पक्षकार होते हैं, ठीक है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। जो पक्षकार उस संविदा को करते हैं, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक खुद का बहुत बड़ा लेक्चर होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रही हूँ क्योंकि हम पूरे रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो एक भी टॉपिक छूटने नहीं चाहिए। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां 2 पक्षकार, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो 2 पक्षकार शामिल हुए हैं, तो राइट्स और लाइबिलिटी उन्हीं दोनों पक्षकार की बनती है। मान लीजिए, इसका मतलब है अगर ए और बी ने किसी कार्य के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और ए या बी में से किसी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो कोर्ट में या तो ए ही जाएगा या बी जाएगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां दोनों पार्टीज की राइट और लाइबिलिटी, जहां किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज बने हैं उन्हीं की राइट और लाइबिलिटी ही होगी, कोई थर्ड पर्सन इंक्लूड नहीं होगा। इसी को बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पर इसके अपवाद भी हैं, इसके कुछ अपवाद हैं होगा। अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे जरूर टैग करवाइएगा, मतलब कमेंट करिएगा कि मुझे इसके लिए एक लेक्चर बना के दीजिए। चलिए, तो जैसा कि हमने पढ़ा कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन के टाइप्स, कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए और कंसीडरेशन का एक्सेप्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उद्देश्य की वैधता। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर करते हैं। थैंक यू।
ओके गाइस, तो हम आ गए हैं एक छोटा सा ब्रेक लेके। अच्छा ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि कुछ लिख गया है, क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका चैप्टर 5 है। अब हम डील करने वाले हैं चैप्टर 5 को, जो कि बोलता है उद्देश्य की वैधता, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि कंसीडरेशन, कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, कंसीडरेशन ऐसा वैसा सब कुछ। पर आपने कभी सोचा कि क्या कोई किसी को मार देता है तो क्या ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है? जैसे हम बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में सुपारी देना, तो क्या सुपारी देना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो यही सब चीज़ें कि क्या होते हैं, प्रतिफल कैसा नहीं होना चाहिए और ऑब्जेक्ट कैसा नहीं होना चाहिए, ये चैप्टर उसी को डील करता है। तो देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 उद्देश्य की वैधता। दो टाइप के करार होते हैं, एक होता है शून्य करार, ठीक है, और एक होता है अवैध करार। इस तरीके से मानते हैं। शून्य करार जो कि सेक्शन 2 और जी में बताया गया है कि शून्य करार की डेफिनेशन क्या है और शून्य करार के अंदर कितने पॉइंट्स आते हैं वो बताए गए हैं सेक्शन 24 से लेके 30 तक के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि शून्य करार क्या है। अभी हम आ जाते हैं अवैध करार क्या होता है। सेक्शन नंबर 23 पेपर में बना बनाया क्वेश्चन रहता है कि आबूदिपूर्ण उद्देश्य या आबूदिपूर्ण प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। जब भी कभी कोई सेमेस्टर बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर या एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर को अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए पेपर में, तो समझ जाइए कि सेक्शन नंबर 23 की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं प्रतिफल क्या है। तो अगर हम कुछ प्रतिफल को समझा कि प्रतिफल इस टाइप से, तो प्रतिफल अब कैसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अवैध करार सेक्शन 23 अगर आप खोलोगे सेक्शन 23 के बारे में, तो आपको वहां दिखेगा, उसमें डेफिनेशन दी गई है जिसको हम पढ़ते हैं, और ये जो डेफिनेशन दी गई है उसके पॉइंट्स को मैंने अलग अलग तरीके से लिख दिया है, इनको हमें समझना है। पहला है डेफिनेशन बोलती है सेक्शन नंबर 23, करार का प्रतिफल। अगर आप बुक ले रहे हो तो डायरेक्ट वाले तो सेक्शन नंबर 23 खोल लें, और अगर आप बुक ले रहे हो तो बुक में चैप्टर 5 है और इसके सेकेंड पेज में यहाँ पर दिया गया है डेफिनेशन, ठीक है। तो है करार का प्रतिफल अथवा उद्देश्य जब तक कि वह विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है या ऐसे रूप का नहीं है कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह विधि के उपबंधों को निष्फल कर दे, या कपटपूर्ण नहीं है, या उसमें दूसरे के शरीर या संपत्ति को क्षति न पहुंचती हो, या वह अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध नहीं है। क्या देखिए, कभी भी आप किसी भी एक्ट का कुछ भी डेफिनेशन पढ़ो, उस डेफिनेशन को मैं हमेशा बोलती हूँ उसको तोड़ कर पढ़िए। जब तक आप एक लाइन को ना समझ जाए उसके बाद आप दूसरी लाइन पर मत जाइए। पहला बोलता है कि ऐसा उद्देश्य विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। क्या होता है फॉरबिडन बाय लॉ? ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम सी को मार दो। ए ने बी को एक प्रपोजल, अगर इसको हमें ऐसे समझे, लीगली समझे, ए ने प्रपोजल भी दिया क्योंकि उसको सी को मारना है 10,000 रुपए, बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो क्या ये सही प्रतिफल है, सही ऑब्जेक्ट है? अगर ए ने बी को मार दिया, ठीक है, और ए ने बी को मारने, सी को मारने के लिए एक प्रस्ताव दिया और बी ने सी को जाके मार दिया और उन दोनों ने पैसे ले लिए, तो ये तो बोलते हैं हाँ हो गया। पर अगर मान लीजिए ए ने बी को सी को मारने के लिए प्रस्ताव दिया और बी ने पैसे ले लिए पर बी ने सी को नहीं मारा, तो क्या ए कोर्ट के पास जा सकता है? ए बोलेगा कि सर जज साहब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने बी को 10 लाख रुपए दिए सी को मारने के लिए, पर बी ने पैसे ले लिए पर सी को नहीं मारा, तो क्या ये रेमेडी लेगा? जज बोलेंगे बेटा पहले वो तो छोड़ो, तुमको हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्ट ही विधि द्वारा निषिद्ध है, फॉरबिडन बाय लॉ है, वो कैसे आप एग्जीक्यूट करा सकते हो? किसी की हत्या करना क्या हमारे लॉ में अपराध नहीं? अपराध है। तो ऐसी चीजें जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, जैसे चोरी करने के लिए, लूट करने के लिए किसी को हायर करना, किसी को पैसे देना, तो ये चीजें जो ये एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इसमें फॉल करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, तो जहां ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल होंगे वहां तो कोई रेमेडी बनेगी ही नहीं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। जब मैंने 5 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट बताए थे उसमें मैंने बताया था कि अगर करार बनता है, करार जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है वो शून्य है, और ऐसे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है वही संविदा बनते हैं। तो विधि द्वारा निषिद्ध अगर कोई आपका उद्देश्य है, कोई प्रतिफल है, तो वो शून्य ही होगा। सेकंड आता है विधि के उपबंधों को निष्फल कर देने वाला उद्देश्य। कैसे?
इसको भी समझते हैं। डिफीट ऑफ द प्रोविजन। ए ने बी को बोला, ए और सी का कोई केस चल रहा है, ए ने बी को बोला जो कि बी विटनेस है उस केस में रिलेटेड सी के अगेंस्ट। ए छोटी मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, हो सकता है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आए, थोड़ा हम ऐसे समझाते हैं। ये देखिए हम सेकेंड प्रोविजन को समझ आए। ए और बी के बीच में एक केस चल रहा है, ठीक है, ए और बी के बीच में एक केस चल रहा है। उस केस में जो बी की पार्टी है उसका एक सी विटनेस है, ठीक है, सी विटनेस है। जब इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ोगे वहां आप विटनेस पढ़ोगे, कितने टाइप के विटनेस होते हैं, कौन कैसे प्रोसीडिंग होती है, कौन विटनेस कैसे एग्जामिनेशन होगा, ये सब उसमें डील करते हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में केस चल रहा है, उस बी के जो पार्टी है उसका सी विटनेस है। ए आके सी को बोलता है भाई मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, तुम जाके इस दिन सुनवाई में साक्षी मत बनना। तो ए के द्वारा सी को रोकना कहाँ, प्रोसीडिंग में प्रेजेंट होने के लिए, ये हमारे बीएनएस में क्राइम है। यही होता है कि विधि के उपबंध निष्फल कर देने वाला ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मत रखना जो विधि के उपबंध को निष्फल कर दे। साक्षी को प्रेजेंट होना, कोर्ट ट्रायल में प्रेजेंट होने के लिए रोकना, क्या ये वैलिड होगा? नो। तो ये कंडीशन यही फॉल करती है। थर्ड आता है कपटपूर्ण, फ्रॉडलेंट। जब हम आगे कंसेंट की चैप्टर को डील करेंगे, फ्री कंसेंट को, तो उसमें एक प्रॉपर एक पूरा जो सेक्शन 17 है वो कपट को डील करता है और चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। कपटपूर्ण क्या होता है, कपटपूर्ण ऑब्जेक्ट क्या होता है, ए बी की प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है बिना बी के कंसेंट के, बिना बी की सहमति के। ए बी की प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है बिना बी की जानकारी में आए, और सी को भी नहीं पता, तो ए ने कपट किया ना, तो इसका उद्देश्य कपटपूर्ण हो गया। तो जहां कपटपूर्ण उद्देश्य हो गया वो अवैध करार हो गया। नेक्स्ट आता है व्यक्ति या संपत्ति को क्षति पहुंचाना। ए एग्री हो जाता है बी से पैसे लेने के लिए कि वो सी का घर जला देगा, यहाँ संपत्ति खराब हो रही है ना, जलाना, संपत्ति जला दी। तो ऐसे कोई करार, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑब्जेक्ट है जो व्यक्ति या संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा है, उद्देश्य जो उसका है, वो अवैध करार होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अनैतिक तथा सार्वजनिक लोकनीति के विरुद्ध, इमोरल और पब्लिक पॉलिसी। इसके जो इमोरल अनैतिक है इसका स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें बहुत से केसेस आ सकते हैं, उसमें समाज उस चीज़ को सही समझता है कि गलत समझता है, ये उसमें फॉल करता है। जैसे ए की पत्नी है, बी उसको एक कॉन्टेक्ट करता है कि तुम अपनी पत्नी के रहते हुए भी दूसरी शादी कर लो, ये समाज के लिए अनैतिक है ना, किसी विधवा के साथ जाके ये कर लो वो कर लो, ये सब डिपेंड करता है उस सर्कमस्टेंसेस को लेके, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अवैध करार क्या है, सेक्शन नंबर 23, आपको 5 पॉइंट याद रखना है, 5 की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स उंगलियों में होना चाहिए। पहला होगा विधि द्वारा निषिद्ध, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसका उद्देश्य विधि द्वारा निषिद्ध है तो वह अवैध करार होगा। किसी विधि के उपबंधों को निष्फल कर देने वाला उद्देश्य हो तो वो अवैध करार होगा। कपटपूर्ण हो, व्यक्ति या संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा हो, या अनैतिक तथा सार्वजनिक लोकनीति के विरुद्ध हो। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को डील किया। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं क्या होते हैं शून्य करार, सेक्शन नंबर 24। अगर आप बेयर एक्ट में आओगे तो सेक्शन नंबर 24 में शून्य करार बता, 24 से 30 तक के बीच में शून्य करार बताए गए हैं। क्या होते हैं शून्य करार? जब आप शून्य करार की डेफिनेशन पढ़ोगे ना सेक्शन नंबर 2G, तो उसमें लिखा होगा वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ऐसे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आप एक चीज समझिए, देखिए यहाँ करार वर्ड यूज हुआ है, संविदा यूज नहीं हुई है। ये यहाँ पर ये नहीं लिखा है शून्य संविदा, बल्कि यहाँ वर्ड यूज हुआ है करार। जब आप प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखना, शॉर्ट मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने पूरा स्टेप बनाया था, प्रस्तावना के बाद स्वीकृति के बाद प्रतिफल, फिर एग्रीमेंट भी 2 ऑप्शन रहता है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय जो होगा वही संविदा बनेगा और विधि द्वारा प्रवर्तनीय जो नहीं होंगे करार वो शून्य होंगे। यही है वो स्टेप,
कि शून्य करार, संविदा बने ही नहीं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो जो विधि ने ही प्रवर्तनीय नहीं बनाया, तो वो संविदा तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, वो तो यहीं से ही शून्य हो जाएंगे। इन्हीं को करार बोलते हैं। करार क्या होता है कि व्यक्तियों ने अपने हिसाब से बना लिया। जैसे बी ने मुझे मारने के लिए किसी को सुपारी दी, मैं तो पैसे कमा, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ मैं तो पैसे ले लूंगी, पर क्या ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय? लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, लोग मारते हैं, पैसे लेते हैं, सब होता है, पर इसकी रेमेडी नहीं होगी, संविदा नहीं बनाएगा। अगर संविदा बनेगा ही नहीं तो आप कोर्ट कैसे जा पाओगे अगर वो ब्रीच होता है? इसी को बोलते हैं शून्य करार, मतलब पहले से ही शून्य है। एक वर्ड यूज होता है प्रारंभ से शून्य, प्रारंभ से शून्य, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभ से ही शून्य। जो चीज प्रारंभ से ही शून्य होगी वो कभी संविदा बन ही नहीं पाएगी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसके कुछ पॉइंट से हम इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है सेक्शन 24 आता है, सेक्शन 24 आता है इसका पहला, प्रतिफल। यदि प्रतिफल एवं उद्देश्य का कोई भाग, आप लिख लीजिए प्लीज, यदि प्रतिफल एवं उद्देश्य का कोई भाग अवैध हो तो वो करार, पूरा करार ही शून्य हो जाएगा। सेक्शन नंबर 24 पहला पॉइंट क्या होता है? मैंने एक मकान किराए से लिया, मैंने उसमें बोला कि मैं 10 बजे से लेके 2 बजे तक कोचिंग पढ़ाऊंगी और 3 बजे से लेके 6 बजे तक मैं उसमें ये जो अपने एक्साइज दारू है, शराब है, इनको बेचूंगी, ठीक है, बिना लाइसेंस की। तो आप देख रहे हो एक संविदा हो रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें मैंने बोला कि मैं 10 से 12 तो 10 से 2 तो मैं लीगली काम करूंगी, पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना, ठीक है, कोचिंग पढ़ाना लीगल है, ठीक है, पर जो 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम होगा इसमें मैं दारू बेचूंगी, शराब बेचूंगी, गांजा बेचूंगी, अफीम बेचूंगी, ठीक है। पर कॉन्ट्रैक्ट के 2 हिस्से हुए ना, एग्रीमेंट के 2 हिस्से हुए ना, तो यही बोला गया है जहां किसी करार का उद्देश्य भागता वैध हो और भागता विधि विरुद्ध हो, पार्टली वैलिड हो और पार्टली अनलॉफुल हो, तो वो पूरा करार ही वॉइड हो जाएगा। ये इसका पहला पॉइंट है जो ध्यान रखिए। सेक्शन नंबर 24 इसी से डील करता है। सेक्शन नंबर 25 को हमने डील कर चुके हैं कि प्रतिफल के बिना करार, क्योंकि जनरल रूल क्या था, प्रतिफल के बिना करार शून्य है, पर जनरल रूल यही है, प्रतिफल के बिना करार शून्य है, पर एक्सेप्शन, वो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। नहीं तो वो सेक्शन नंबर 25 हमने डील किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विवाह के अवरोधक करार शून्य है, रिस्ट्रेन। आपने किसी की शादी ही रोक दी, इसको आप लिख लीजिए। सेक्शन नंबर 26 विवाह के अवरोधक करार शून्य है। मैं थोड़ा सा अपनी बेयरक्ट ले लूं, 1 मिनट। ये देखिए बेयरक्ट उठा ली मैंने अपनी, बहुत दिन से पढ़ा नहीं था, अब मुझे पढ़ना है अपना भी, चलिए ठीक है। तो सेक्शन नंबर 26 विवाह का अवरोधक करार। तुम मेरी नहीं हो तो किसी की नहीं हो सकती, ये दुनिया, ये धरती सब तहस नहस हो जाएंगे। ऐसी नहीं हो सकती कि तुम मेरी नहीं होगी तो तुम किसी की नहीं होगी। बातों से आप बोल दो पर कोई करार नहीं कर सकते, कोई करार नहीं कर सकते कि हम करार करते हैं फलाना ढिकाना, मेरा नाम ये, इनका नाम ये, और हम एक करार करते हैं कि हम जन्म जन्म तक एक रहेंगे, अगर ये हम एक नहीं हो पाए तो हम दोनों किसी से शादी नहीं करेंगे। ऐसे करार शून्य है। सेक्शन नंबर 26 यही बोल रहा है। इंग्लिश वाले आप देख लीजिए, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड, पर इसका एक एक्सेप्शन है, माइनर के केस में ये लागू नहीं होता है।
माइनर के केस में ये लागू नहीं होता है, मतलब आप माइनर की जो शादियां हैं वो आप रोक सकते हो, क्योंकि बाल विवाह तो वैसे भी अपराध है, तो माइनर के लिए ये चीज लागू नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे कि माइनर मेजर का क्या है, रोल कॉल क्या है, कौन कब संविदा कर सकता है, कौन संविदा नहीं कर सकता, तो उसका फुल एक चैप्टर है, उसको भी हम डील करेंगे। तो सेकेंड हो गया ना कि विवाह के अवरोधक करार शून्य होंगे, सेक्शन नंबर 26। नेक्स्ट है व्यापार का अवरोधक करार। आप व्यापार को भी नहीं रोक सकते हो, किसी का व्यापार भी नहीं रोक सकते हो, ये हम शून्य करार समझ रहे हैं। इनमें से अगर कोई भी आप एग्रीमेंट करोगे, अगर आप किसी का कोई संबंध एग्रीमेंट करते हो जिसमें एक पार्ट अवैध है तो वो भी शून्य हो जाएगा, विवाह करने के लिए किसी को रोकते हो तो वो भी शून्य हो जाएगा, व्यापार करने के लिए रोकने का कोई करार करते हो तो वो भी शून्य हो जाएगा। व्यापार का अवरोधक करार शून्य है, इन सबका रिजल्ट शून्य हो रहा है, वॉइड इफेक्ट। ध्यान रखिए, हो सकता है वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट में आपको अंतर आ जाए या इफेक्ट पूछ ले, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 27 व्यापार का, जैसे कि मैं और आप एग्रीमेंट करते हैं कि आप इतना सामान यहाँ वहाँ नहीं बेच सकते हो, कि आप कभी नहीं बेचोगे, ऐसे करार शून्य है। पर इसके भी कुछ अपवाद है। गुडविल मतलब उस ब्रांड का कुछ नाम, अगर इंसान ने गुडविल कुछ बेची है, जैसे हल्दीराम की गुडविल बेची थी और जब न्यायालय से परमिशन ले सकते हैं, उसमें अगर हल्दीराम की गुडविल बेच ली और बोला कि उस टाइम पीरियड में आप उसी जगह में इसी गुडविल का कुछ मत बेचिएगा, तो ये वैलिड है, ये अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार। विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार, सेक्शन नंबर 28। आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से नहीं रोक सकते हो। ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि कुछ भी हो जाए पर हम कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है, सेक्शन नंबर 28। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, एलएलबी वाले सेक्शंस का ध्यान रखें, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले और बीएलएलबी वाले सेक्शंस को अगर भूल भी जाते हैं, पहले वैसे तो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स हो, पर अगर आप भूल भी जाते हो तो ये कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में, बीएलएलबी वालों के सिलेबस में सिर्फ थ्योरी पूछी गई है, कुछ सेक्शंस के सेक्शन नहीं बोले गए हैं, तो थोड़ा सा वो कंसीडर कर सकते हैं, पर एलएलबी वालों को याद ही रखना है, ठीक है। विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार, मतलब आप ऐसा कोई करार नहीं कर सकते जहां आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोक दो, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। मीडिएशन, मध्यस्थता, जहां पार्टीज पहले से डिसाइड कर सकती है कि अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट की में कोई कंडीशन को लेके कोई प्रॉब्लम उठती है तो हम मध्यस्थता से ही सुलझाएंगे, अगर कोई पॉइंट उठता है तो हम इस कोर्ट से ही सुलझाएंगे, ऐसी चीज, ऐसा ये अपवाद है, ये वैलिड है, पर जनरल रूल है कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 29 अनिश्चित, लिख लीजिए, करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, अनसर्टेनिटी, एग्रीमेंट वॉइड्स फॉर अनसर्टेनिटी, सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 क्या होती है अनसर्टेनिटी? शब्द से ही समझ आ रहा, अनिश्चितता, जहां आप कोई प्रस्ताव कर रहे हो और उसमें निश्चित ही नहीं है, जहां ए अपने घोड़े को बेचने के लिए प्रस्ताव करता है या तो 1000 में या तो 1500 में, ऐसा करार शून्य है, क्योंकि आपको एक निश्चित अमाउंट या निश्चित कंडीशन लिखनी ही पड़ेगी। जहां पर कंफ्यूजन हुआ वहां कोर्ट बोलते हैं ऐसे कंफ्यूजन शून्य है। मैं 2 प्रकार के तेल बेचती हूँ और मैंने बी ने मुझसे तेल बेचने का करार किया, अब लिखा ही नहीं कि किस प्रकार का तेल चाहिए, नारियल का कि सरसों का, तो जहां पर आपकी कंडीशन बिल्कुल क्लियर ही नहीं है वहां वॉइड है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ, सबको पता है मैं नारियल का तेल बेचती हूँ और बी ने मेरे से करार प्रस्ताव किया है, उसमें लिखा नहीं नारियल का तेल, पर ये जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है कि ये इसी का तेल बेचती है तो शायद इसी के लिए ही प्रस्ताव आया है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी मतलब कंफ्यूजन, जहां कंफ्यूजन होगा वो वॉइड होगा, क्लियर। और नेक्स्ट आता है बाजी के करार शून्य होते हैं।
बाजी के करार शून्य होते हैं। बाजी का करार मतलब शर्त, जुआ, इन सब चीज़ों को अगर आपने कोई करार किया, ए और बी ने बोला कि अगर इंडिया जीत जाएगी तो तू मुझे इतना देगा, मैं तेरे को इतना दूंगा, और नेक्स्ट पर्सन देता नहीं है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। कोर्ट बोलेंगे तो आप क्यों आए। जो चीज़ शून्य है उसकी हम कैसे आपको रेमेडी दे सकते हैं, आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रितु मैम से पढ़ के आइए। तो इस तरीके से 5 प्रकार की हमने चीज़ें, इस टाइप से हमने कुछ डील किया। सेक्शन 24 से 30 तक शून्य करार के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से करार शून्य होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जितने भी हैं हम डील करेंगे रैपिड रिवीजन पार्ट 3 में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खूब सारा कमेंट और प्यार दीजिए। और कोई आपको अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, बीएनएसएस से लेके या बीएनएस से लेके सेमेस्टर्स के लिए, तो मैं क्वेश्चन बना दूंगी। और अगर आपको पर्टिकुलर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई आंसर राइटिंग चाहिए, उसके सिनॉप्सिस चाहिए, तो मेरे को प्लीज़ चैट बॉक्स में आप उसका पूरा टॉपिक लिखिए और मुझे बता दीजिए कि इसमें हम कैसे आंसर लिखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।